कौन सी विचारधारा हम पढ़ेंगे? तो विचारों का समुच्चय हमने क्या पढ़ा? विचारधारा होता है, विचारों का समुच्चय ही विचारधाराएं कहलाती है। ठीक है, इन समुच्चय में, इन विचारों के समुच्चय में कौन कौन सी विचारधाराएं आती है? तो उदारवाद आता है आपका, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, संविधानवाद, अराजकता या अराजकतावाद, सर्वाधिकारवाद, गांधीवाद, नारीवाद। ठीक है, अब इनका स्वरूप कैसा होता है विचारों का? देखो, स्वीकृति मान्यता इसकी होती है तभी विचारधारा समाज में चल रही है, कोई भी विचारधारा। ओके, तो इसकी स्वीकृति मान्यता होती है, इसमें आस्था और विश्वास भी होता है इन विचारधाराओं में। सत्यापन इसका नहीं होता है। ओके, इसका सत्यापन क्या होता है? नहीं होता है। ओके, इसका सत्यापन क्या होता है? नहीं होता है। विचारों में भिन्नताएं होती है। जब भिन्नताएं होगी विचारों में, लोग अलग अलग विचारों को अपनाएंगे, मानेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। तो मतभेद तो होगा ही होगा भैया। ठीक है, इससे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए भारत में, एक मिनट में इसको साइलेंट कर लेता हूं, फोन को डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए, सॉरी फॉर वेटिंग। और इसका वैज्ञानिक आधार भी नहीं होता। ओके, तो सत्यापन इसका नहीं होता, वैज्ञानिक आधार नहीं होता, यानी यही सर्वमान्य सत्य नहीं है जो किसी विचारधारा को मान रहा है। ठीक है, तो समझदार इंसान वही है कि किसी विचारधारा को फॉलो करे तो ठीक है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से सत्य ना माने। बंद दिमाग का लक्षण इसमें देखने को मिलता है, यानी लोग इसका अंधा अनुसरण कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जिसको अंधभक्त बोला जाता है, उसको वेरीफाई कर ही नहीं रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको सत्यापित कर ही नहीं रहे। और फिर इसमें कार्यवाही की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। ठीक है, अगर कार्यवाही की प्रवृत्ति जैसे कि आपस में टकरा गए, मतभेद हो गए, तो जाहिर सी बात है कुछ हिंसक हो गया, तो जाहिर सी बात कार्रवाई की प्रवृत्ति भी देखी जाएगी। और उसको नहीं, अगर कोई सरकार उसको मान रही है और उस विचारधारा के खिलाफ जाती है, तो हो सकता है उसके ऊपर कार्रवाई कर दे, है ना। आगे बढ़ते हैं। विचारों का विज्ञान, विचारों का विज्ञान किसे कहा जाएगा? अगर इसको विचारधारा तो विचारों का अगर विज्ञान कहा जाए तो क्या क्या होना चाहिए उसमें? विश्वस्त ज्ञान की तलाश हमें करनी चाहिए। ओके, विश्वस्त ज्ञान की हमें तलाश करनी चाहिए। खुले दिमाग का लक्षण इसमें होना चाहिए, यानी हर कोई इसको सत्यापित करे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सत्य की जिज्ञासा व प्रवृत्ति होनी चाहिए, इसमें सत्यापित करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बने रहना, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। जो भी आप धारणाएं हैं ये विचारधाराओं की, जो भी आपको परेशान कर रहे थे अभी तक, ये सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। बस ये शॉर्ट्स नोट्स है, आगे जाकर के इसके बारे में एक एक करके डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। उदारवाद, इसको हाईलाइट कर लेते हैं स्पेशली, ले लेते हैं हाईलाइटर, ये ले लेते हैं पिंक और गोल्ड। ठीक है, उदारवाद, इसके बारे में हम शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं कंसाइज वे में, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। तो उदारवाद, इसके कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं? देखो, उदारवाद एक विचारधारा है। ओके, इसके मानने वाले कई हैं इस दुनिया में, विचारक भी कई है, यानी समर्थक जिसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे जॉन लॉक, पहले इसके जान लेते हैं कि इसके समर्थक कौन है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जेएस मिल, टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की। जो बिल्कुल नए हैं, बहुत ज्यादा
घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज क्या है, कौन है, मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूं। आगे जाके सब क्लियर होने वाला है। जॉन लॉक कौन है, उदारवाद का जनक जिसको बोला जाता है। ओके, तो ये जो कीवर्ड है उदारवाद के, देखते हैं। इसके समर्थक हमने देख लिया। अब इसको उदारवाद के जो ई पॉइंट है, ठीक है, जो कंसाइज में आपको बनाई है, देख लें। पहला जो है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। ये किसको मानते हैं? तो मनुष्य जो है वो विवेकशील प्राणी है। ओके, मनुष्य जो है वो विवेकशील, और कोई दिक्कत होने लगा। मनुष्य जो है कोई विवेकशील प्राणी है। इस इसको मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है उदारवाद, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ये ज्यादा बल देता है। ओके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या करता है? ज्यादा बल देता है। और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, यानी व्यक्तिवाद से निकला हुआ है, उसका समर्थन करते हैं, व्यक्तिवाद का उदारवाद। और ये नैतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये लोग मानते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाद को फॉलो करते हैं, तो ये नैतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उदारवाद में नैतिक दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ होता है, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में झलकता है। ओके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब जानते ही हो कि वह चाहे ये पहनूं, बाल ऐसे रखूं, जीन्स पहनूं, टॉप पहनूं, ठीक है, लिविंग रिलेशन में रहूं, मेरी मर्जी, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ओके, आगे लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, कानून प्रशासन में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते हैं। ये कोई क्रांति की बात नहीं करते हैं, जो कि आगे जाकर के हम साम्यवाद में देखेंगे, जो कार्ल मार्क्स बोलता है कि अगर अपना हक पाना है, समाज में समानता लाना है, आर्थिक समानता लाना है, तो हमें क्रांति की जरूरत करनी पड़ेगी। ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा, हिंसात्मक क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये उसको नहीं मानते हैं। फाइन, शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते हैं, आओ बैठ जाते हैं, जो भी मसले हैं उसको हल कर लेते हैं। तो अच्छा तरीका है ये, इसलिए ज्यादा पनपा उदारवाद, क्योंकि इसमें हिंसा कम है। और उदारवाद को मानने वाले देश कई सारे। इसमें विचार विमर्श किया जाता है। ओके, विचार विमर्श, विमर्शी लोकतंत्र के बारे में भी सुना होगा, वो भी आपको कराऊंगा मैं। विमर्शी लोकतंत्र में वही होता है कि जो भी मसले हैं, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, उसको तर्क वितर्क करके, विमर्श करके हम एक बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, नीति का निर्माण कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उदारवाद और क्या मानते हैं और किसमें विश्वास करते हैं? सकारात्मक राज्य में ही विश्वास करते हैं। सकारात्मक राज्य किसे कहा जाता है? वो शायद कई लोग वो पहली बार सुन रहे होंगे। सकारात्मक राज्य को भी कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी गई है। कल्याणकारी राज्य, जो कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर है या अनुसरण करता है। ओके, सीमित सरकार में विश्वास करते हैं। सीमित सरकार या सीमित राज्य में ये विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सरकार का हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ये पूंजीवाद को मानते हैं। पूंजीवाद को मानते हैं ये लोग, उदारवाद को मानने वाले, और निजी संपत्ति को ये लोग बढ़ावा देते हैं। इसलिए सरकार को सीमित रखना चाहते हैं, ताकि वो हमारे जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उसके मामलों में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति यानी लेजेस फेयर की नीति को ये अपनाते हैं। लेजेस फेयर का अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हस्तक्षेप की नीति यानी हस्तक्षेप की नीति यानी सीमित सरकार का ही अनुसरण करना है। इसका मतलब हस्तक्षेप की नीति का मतलब ये आर्थिक दृष्टिकोण हो गया। हस्तक्षेप की नीति क्या हो गया? आर्थिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ओके, ये आर्थिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। हस्तक्षेप सरकार ज्यादा हस्तक्षेप ना करे निजी कंपनियों में, जो कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो जब बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात वो अपने अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और उन वस्तुओं की जो कीमत होगी, जो उत्पादन होगा, वो बाजार की शक्ति द्वारा निर्धारित होगा, यानी मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके विरोधी कौन कौन है? उदारवाद के विरोधी कौन कौन है या कौन इसके विरुद्ध है? वणिकवाद, इसको मर्केंटिलिज्म
बोलते हैं आगे मैं बताऊंगा क्या होता है ये रूढ़िवाद। रूढ़िवाद इसके विरोधी है। ठीक है, सामूहिक हित, सामूहिक हित की बात नहीं करते, ये व्यक्तिगत हित की बात करते हैं, सब हित की बात करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। अध्यात्मवाद को ये नहीं मानते हैं, उदारवाद, भौतिकवाद को ये ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे देखो पश्चिम देशों में उदारवाद ज्यादा है, तो वहां पर भौतिकवाद भी ज्यादा है। भौतिकवाद यानी वस्तु को उत्पादन किया, मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, चाहे कपड़े हो, जूते हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, कार्स हो, है ना, उनका मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसका ज्यादा ज्यादा उपभोग करते हैं, उपभोक्तावाद की ओर बढ़ रहे हैं, और ये अति उपभोक्तावाद का कारण बन रहा है, जो कि एक अलग टॉपिक है, अति उपभोक्तावाद, जो कि एक समाज के लिए, दुनिया के लिए नुकसान है, पर्यावरण की दृष्टि से काफी ज्यादा हानिकारक है अति उपभोक्तावाद। ओके, तो अध्यात्मवाद को नहीं मानते हैं, जो कि जो एशिया के देश है वो जैसे भारत, खासकर भारत अध्यात्मवाद को मानता है। ओके, तो इसलिए वहां पे भौतिकवाद कम देखने को मिलता है। जहां पे अध्यात्मवाद को माना जाएगा तो भौतिकवाद कम देखने को मिलता है। सामूहिक हित की बात करता है भारत, ना कि व्यक्तिगत हित को। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत हित को बिल्कुल नकार देता भारत, व्यक्तिगत हित की तो बात करता ही है, लेकिन साथ ही साथ सामूहिक हित की बात करता है। तो हमारा उदारवाद सामूहिक हित पर टिका हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में मेरे को जरूर बताते जाएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं। ओके, अब अंतर जानते उदारवाद और नव उदारवाद में क्या होता है। देखो, उदारवाद नव उदारवाद में इतना कुछ ज्यादा मेन डिफरेंस नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसको जान लेते हैं। उदारवाद जो होता है वो कल्याणकारी राज्य तो आर्थिक विकास में बाधक नहीं मानते, जबकि ये नव उदारवाद मानते हैं। तो कल्याणकारी राज्य जो है उदारवाद मानते हैं, उसमें आर्थिक विकास में बाधक नहीं मानते, लेकिन ये कल्याणकारी राज्य तो आर्थिक विकास में बाधक मानते हैं नव उदारवाद। अब नव उदारवाद की ओर जो उदारवादी देश है वो अग्रसर हो रहे हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया। रोलिंग बैक द स्टेट, रोलिंग बैक टू द स्टेट, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वापस स्टेट की भूमिका में जाना चाहते हैं। तो उसको ये सही मानते हैं या नहीं मानते हैं, रोलिंग बैक द स्टेट ये मानते हैं नव उदारवाद। रोलिंग बैक द स्टेट, तो स्टेट की भूमिका जो पहले की रही वो इसको मानते हैं, ठीक है, और ये नहीं मानते हैं, ठीक है। रूलिंग बैक द स्टेट, भारी कर, भारी कर के समर्थक है उदारवाद, और नव उदारवाद भारी कर के समर्थक नहीं है। ये नहीं चाहते कि अमीरों पर ज्यादा ये कर लगाए, भारी कर लगाए, ठीक है, प्रगतिशील कर लगाए, ठीक है, जो जॉन लॉक के विचारों में देखा जाता है। राज्य का हस्तक्षेप ये न्यूनतम से न्यूनतम रखना चाहते हैं, जबकि ये राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए लेकिन सीमित तरीके से होना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं चाहते, चाहते नाम मात्र का चाहते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप होगा तो प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा हो। ये लेजिस फेयर की नीति अपनाने की अग्रसर ज्यादा है, ठीक है। तीसरी दुनिया में अनुभव देखा जा सकता है इसको, प्रशासनिक कुशलता, भ्रष्टाचार कितना अनपराध ज्यादा, कि जैसे भारत में देखो कितना भ्रष्टाचार है, क्योंकि यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप तमाम जगह पे ज्यादा है, ठीक है। राज्य का हस्तक्षेप विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा है, चाहे वो वस्तु का उत्पादन हो, है कहीं ना कहीं पर है, वस्तु का उत्पादन हो या तुम्हें कोई इंडस्ट्री खोल लियो तो राज्य से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, और भी हर तरह की इंडस्ट्री आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य का हस्तक्षेप भारत में ज्यादा है, इसलिए वहां पे प्रशासनिक कुशलता देखी जाती है, भ्रष्टाचार देखा जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग की कमी देखी जाती है, विभिन्न सरकारी जो भी कर्मचारी हैं उनमें, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते हैं। अपर लेवल पे तो करते हैं लेकिन लोअर लेवल की तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं, आराम से बैठकर
जॉब का, कार्य का एंजॉयमेंट लेते हैं और पैसा अपने आप आता रहता है। ठीक है, अगर देखा ही होगा भारत का हाल कि कोई भी काम, अधिकतर काम बिना पैसों के नहीं होता है। वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर के, मतलब गरीबों से पैसे लेकर के काम को किया जाए। ठीक है, ताकि वो अपना अपना आर्थिक लाभ देखते हैं ज्यादा ज्यादा, वो जनता की सेवा ना देख कर मर सकें। तो आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो इनके जो भी कोटेशन है नव उदारवाद में आप कोट करेंगे, खासकर ऑप्शनल में, ना कि मैं मेंस के जो पेपर होता है उसमें कह रहा हूं। ओके, नव उदारवाद 1980 के दशक में उत्पन्न हुआ जो राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के पक्षधर। तो नव उदारवाद कहां से पनपा? 1980 के दशक में। ठीक है, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था और जो समाजवाद पतन की ओर, जो साम्यवाद था वो पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, तो उस समय नव उदारवाद की अवधारणाएं सामने आई, क्योंकि समाजवाद में देखा गया कि कई भ्रष्टाचार और बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार उसमें देखने को मिला। ओके, तो वही कारण है प्रशासनिक कुशलता, हर देशों की जो हितों का वो संरक्षण नहीं किया गया, इसी वजह से पतन की ओर अग्रसर हो गया यूएसएसआर, जो साम्यवादी विचारधारा पे टिका हुआ था 1991 तक। ओके, उसके बाद उसका पतन हो गया। तो समकालीन विश्व में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण